इन सब का कन्फ्यूजन दूर करूंगी आपको। देवगढ़ अलग, दशावतार मंदिर, ये दशावतार अलग है, ये कांची का किसने बनवाया था, और ये कैलाश मंदिर अलग है, ये कैलाश मंदिर, ये कैलाश मंदिर है, और ये कैलाश गुहा मंदिर, ये कैलाश मंदिर है। अभी मैं आपको वत्सराज भी पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके बाद राष्ट्रकूट पढ़ाऊंगी। राष्ट्रकूट के अंदर एलोरा की जो गुफा है ना, वो राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था। दशावतार की गुहा मंदिर कहाँ है, और ये कैलाश गुहा मंदिर कहाँ है। और हमारा टॉपिक चल रहा है राजपूत युग की उत्पत्ति या राजपूत वंश की उत्पत्ति। उसके बाद इस कितने उत्तर भारत की जितनी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उसका पर चल रहा है। इसमें से हमने पहले गुर्जर प्रतिहार ले लिया है, क्योंकि उत्तर भारत की कौन कौन सी शक्तियाँ थी, कौन कौन से वंश थे, वो पूरा मैप से मैंने 2 पार्ट पढ़ा लिए हैं। उसमें पूरा डिटेल से मैंने बताया हुआ है, मैप बना के। चौहान थे, चालुक्य थे, है ना, और वो जो वातापी, बादामी, चालुक्य, वो वगैरह सब बता दिए थे मैंने। और उसके बाद ये भी बताया था मैंने आपको कि पाल और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों का त्रिपक्षीय संघर्ष भी होगा। तो मैंने कहा आपको तीनों को साथ में लेके चलेंगे। अभी स्टार्ट तो हुआ नहीं है गुर्जर। आज जो पढ़ रही हूँ मैं, नागवट प्रथम पढ़ा रही हूँ ना, वत्सराज पढ़ूंगी तो वहाँ से स्टार्ट होगा त्रिपक्षीय संघर्ष। शुरुआत वत्सराज से शुरू होगी, आपको बताओ तो, जो वास्तविक संस्थापक हैं गुर्जर प्रतिहारों का। इससे पहले मैंने आपको साहित्यिक स्रोत पढ़ा दिए गुर्जर प्रतिहारों के, अभिलेखीय स्रोत भी पढ़ा लिए हैं, और आपको मैंने विदेशी यात्रियों ने क्या क्या कहा, अल मसूदी, सुलेमान जो भी था आए थे, सब डिटेल से मैंने वहाँ आपको 2 पार्ट में बेस पूरा कंप्लीट बनाए हुआ है। अब हम शासक पढ़ेंगे धीरे धीरे से, और 2-3 वंश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो थे ना, ये भी सामंत थे। इससे पहले जो ये जो सामंत थे और इसके जो सामंत थे, इसके सामंत कौन होंगे, चौहान है, गढ़वाल है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे। वो इसके सामंत होंगे, वो शासन करेंगे। पहले जो ये 3 शक्तियाँ चल रही हैं, ये चालुक्यों के भी सामंत थे, आपको पता है सामंत थे, और राष्ट्रकूट और ये गुर्जर प्रतिहार दोनों ही चालुक्यों के सामंत थे। पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्षवर्धन को हराया था। पहले हर्ष पढ़ा, अब वो भी चला गया। अब यहाँ से हम पढ़ रहे हैं हर्ष के बाद का शासन इतिहास, जो दिल्ली सल्तनत तक चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो पढ़ाया वो भी बता दिया थोड़ी सी डिटेल से। वंशावली कहाँ से शुरू होती है, रजील से। ये था मंडूर शाखा से। रजील कहाँ से था, मंडूर शाखा से। इसका वर्णन घटियाल अभिलेख में मिलता है कि हरिश्चंद्र, जो इसका कौन था, आदि पुरुष कहा जाता है। ये लिखा हुआ ना, आदि पुरुष। गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन है, हरिश्चंद्र था, जिसने मंडूर को अपनी राजधानी बनाया। मंडूर शाखा से स्थापना थी। तो ये चालुक्यों के सामंत थे ना, मैंने कहा ये सब थे ना, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, ये चालुक्यों के सामंत थे। संस्थापक इसका कौन था, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसने, और वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। कौन था, वत्सराज। वो आगे हम डिटेल से जिस तरह राजा आएंगे उस तरह पढ़ाते रहेंगे। लेकिन ये नागभट्ट प्रथम था ना, ये बाद में था, बहुत बाद में। इससे पहले रजील बन चुका था, बाउग बन चुका था, सिलोक बन चुका था, भोज भी था। एक भोज अलग था। एक भोज यहाँ गुर्जर प्रतिहारों में यहाँ आएगा, जिस उज्जैन की शाखा में और कन्नौज की शाखा में। एक जो भोज था ना, वो भोज था मंडूर शाखा से संबंधित था, जो नागभट्ट प्रथम का ही पुत्र था। और उसका डिटेल से भी मैंने वर्तमान एक पार्ट शायद मैंने बनाया हुआ है, वो शायद किसने देखा ही नहीं, पता नहीं क्यों उसके व्यू ही नहीं आए, इसलिए मैंने कहा वापस से थोड़ी सी डिटेल में यहाँ समझा दूँ। नागभट्ट प्रथम था 730 से 756 के बीच में। इसने राजधानी बनाई थी भीनमाल। याद रखना ये भी मंडोर शाखा से ही था, लेकिन ये मंडोर से गया था मेड़ता। मेड़ता को जीता और अपनी राजधानी बनाया। पहली बार नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को राजधानी बनाया था। उसके बाद उसने जीता भीनमाल को और भीनमाल को राजधानी बनाया। तो ये तीसरी राजधानी थी गुर्जर प्रतिहारों की, भीनमाल। उसके बाद होगी उज्जैन। उसके बाद कन्नौज के लिए संघर्ष होगा, जो राजनीतिक सत्ता की लिए लड़ाइयाँ होगी, जो त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, वो आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उज्जैन शाखा का संस्थापक था, इसने उज्जैन के शाखा का भी संस्थापक था। मंडोर से मेड़ता राजधानी इसने बनाई थी, मैंने बता दिया। अरब आक्रमणकारी जुनैद को हराया था, इसलिए इसको अरबों या मलेच्छों का नाशक या नारायण की उपाधि या लक्ष्मण के अवतार यानी सौमित्र भी कहा जाता है। और इन सब का वर्णन भोज है ना, मिहिर भोज, उसका ग्वालियर अभिलेख है, इसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है कि इसने इसको हराया था और ये किसके वंशज थे और ये इनकी नागभट्ट प्रथम की उपाधियाँ। और इस ग्वालियर अभिलेख का जो लेखक कौन था, वो था बालादित्य। ये मैंने बताया आपको पूरा। और ये वीडियो थोड़ा रात में शूट हो रहा है ना, क्लियर नहीं दिखेगा। एक पार्ट ही करूँगी, बाकी तो मैं सुबह ही करूँगी, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैंने कहा बालादित्य था, और इसको सौमित्र भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने ही उज्जैन का द्वारपाल नियुक्त किया था नागभट्ट प्रथम को, ऐसा कुछ कहीं वर्णन मिला है हमें। इसलिए यज्ञ यज्ञ किया था ना राष्ट्रकूट ने, कहाँ किया था, उज्जैन में किया था इसने, तब उसको द्वारपाल नियुक्त किया था।
नागभट्ट के बाद उसका भतीजा कक्कुक, जिसको कस्कुस्त कहा जाता है, ये बना था, इसका भतीजा शासक बना। उसके बाद बना था देवराज। देवराज है ना, बहुत गुस्सेल था, इसने सब राजाओं को गुस्से से सबको तितर बितर कर दिया था, सब जगह अपनी दुश्मनी फैला दी थी। उसके बाद ये वैष्णव धर्मावलंबी था देवराज। उसके बाद होगा वत्सराज, याद रखना। नागभट्ट प्रथम के बाद कुक्कुक, कुक्कुक को याद रखना। ये कक्कुक था ना, ये पहली बार शासक बना था। ये कुक्कुक था मंडोर शाखा से संबंधित, जिस तरह मैंने कहा भोज भी था मंडोर शाखा से संबंधित, और ये 831 में बना था, जबकि यहाँ हम 700 का शासनकाल पढ़ रहे हैं। तो ये कुक्कुक अलग है, जो नागभट्ट प्रथम का भतीजा था। और ये मैंने बता दिया वैष्णव धर्मावलंबी। ये देवराज को याद रखना, क्योंकि देवराज आगे देखेंगे, पाल शासकों में भी देवराज आएगा, और यहाँ भी देवराज नहीं, एक एक शासक के 3 3 4 4 नाम है, जिससे हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में कौन? वत्सराज, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। और उसकी जो भी उसके बाद वो जो पाल संघर्ष होगा ना, उसको भी मैं मैप से समझाऊंगी, और पूरा डिटेल से, वीडियो स्किप ना करना। मैं पाल वंश का कौन सा शासक था जिसने आया, और उसके बाद राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने आया, तो पाल वंश की जो थोड़ी सी डिटेल है वो भी दे दूंगी, और राष्ट्रकूट वंश की कौन सी थोड़ी सी डिटेल है वो देंगे, क्योंकि साथ साथ में चलेंगे तीनों को लेके, जिससे हमको त्रिपक्षीय संघर्ष आराम से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वत्सराज 783 से 795 तक का शासनकाल था इनका। वास्तविक संस्थापक यही था, और त्रिपक्षीय संघर्ष भी इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ था। इनकी उपाधि थी जयवरा और रणहस्तिन, जो दुग्गल ब्राह्मण ने दी थी। पाल नरेश धर्मपाल को इसने हराया। कन्नौज के शासक कौन था? इंद्रायुध। ये आप देख सकते हो मैप से। पहले ये धर्मपाल है ना, पाल वंश का, ये हराएगा किसको? वत्सराज को। और फिर यहाँ कन्नौज का शासक कौन है? इंद्रायुध है, और ये भी हराएगा। पहले इन दोनों के बीच में होगा युद्ध, और धर्मपाल को हरा देगा गुजर प्रत्यार, और यहाँ से इंद्रायुध को भी हरा देगा गुजर प्रत्यार। जबकि यहाँ से जब ये पहली बार, कौन? ध्रुव, पहली बार कोई दक्षिणी भारत का जो वंश है या शक्ति है, वो उत्तर भारत में आके अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, वो थे राष्ट्रकूट, और वो था ध्रुव, पहली बार आया था। तो यहाँ से ध्रुव आएगा और इसको हरा देगा गुजर प्रतिहारों को, और यहाँ ये धर्मपाल आएगा वापस, और यहाँ पे इंद्रायुध को हटा के चक्रायुध को अपना यहाँ का शासक बना देगा कन्नौज का वापस से। और ये जब हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, तो फिर मैंने बताया आपको जैन आचार्य कौन था? जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की थी इसी के समय में, और उदयतन सूरी ने कुवलयमाला की रचना की थी, जो जाल और भीनमाल में है, इसी के समय में। ये प्राकृतिक भाषा में की थी, और ये जैन थे ये ना, जैन आचार्य थे जिनसेन सूरी। मध्य राजपूताना, जहाँ मारवाड़ कहते हैं ना, वहाँ बंडियों का जो हराया था, किसने हराया था? वत्सराज ने हराया था। बंडियों को जो उल्लेख है ना, ये भट्टी जाति का उल्लेख आया, कहाँ आया है? घटियाल अभिलेख में इसको भट्टी कहा गया है। तो ये घटियाल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, और ग्वालियर अभिलेख से हमें जानकारी की मिलती है कि ये भट्टी थे ना, इनके पास गज सेना के लिए प्रसिद्ध थे। कौन थे? गज सेना, यानी कि हाथी सेना के लिए ये भट्टी जाति प्रसिद्ध थी। राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ, ध्रुव शासक ने वत्सराज को हराया, मैंने कहा। और राधनपुर अभिलेख में है ना, मरुस्थल में शरण ली थी। इस वत्सराज ने यहाँ से भाग गया था जब इसने ध्रुव ने इसको हराया था। पहले इसने धर्मपाल को हरा दिया था, लेकिन वापस ध्रुव आया और वत्सराज को हरा दिया, और फिर वापस धर्मपाल आया कन्नौज में, और इंद्रायुध शासक था ना, इंद्रायुध को भी इसने हरा दिया था वत्सराज ने। तो इंद्रायुध को हटा के चक्रायुध को शासक बना दिया था धर्मपाल ने। फिर बड़ौदा अभिलेख में ध्रुव ने इस विजय के उपलक्ष्य में अपने कुल चिन्ह में किसको शामिल किया था? गंगा यमुना की जो नदियां है ना, उसको अपने कुल चिन्ह में, गंगा यमुना की नदियों को अपने कुल चिन्ह में शामिल किया था, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था ना ध्रुव और वत्सराज के बीच में, ये गंगा यमुना के क्षेत्र में ही हुआ था, इसलिए इसका अपने कुल चिन्ह में शामिल कर दिया इन दोनों नदियों को। अब हम पढ़ते हैं आगे राष्ट्रकूट। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश। मैंने कहा राष्ट्रकूट वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पाल वंश भी पढ़ना है, लेकिन पाल वंश इसलिए नहीं बता रही हूँ। पाल वंश किसके बाद है? गोपाल के बाद सीधा धर्मपाल ही आएगा, और धर्मपाल के बाद देवपाल ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिटेल से और इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पुटअप होते हैं। जैसे कि राष्ट्रकूट वंश है ना, इन्होंने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। कैलाश गुफा नंबर 15 है ना, कैलाश गुहा मंदिर बनाया था, जो गुहा नंबर 15 में मैं मैप से समझाऊंगी, और वीडियो भी छोटी सी क्लिप भी लगाऊंगी। दशावतार मंदिर है ना, ये तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। वराह का दशावतार मंदिर या देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो गुप्त शासकों ने बनवाया था, लेकिन इसका क्या इतिहास है? गुफा नंबर 15 में है दशावतार गुफा, और ये कांची का कैलाश मंदिर अलग है, और ये कैलाश गुहा मंदिर अलग है। इन सबको अलग करके बताऊंगी। पहले हम देखते हैं, ये अशोक के अभिलेखों में राठिक कहा गया। किसको? राष्ट्रकूटों को राठिक कहा गया, जिसे अल्तकेर ने राष्ट्रकूट कहा। इसका ही बिगड़ा हुआ शब्द है राठिक का, राष्ट्रकूट। राधापुर अभिलेख में सात्विक यादव कहा गया। किसको? राष्ट्रकूटों को।
और CV वैद्य ने इसको मराठों के पूर्वज कहा है। राष्ट्रकूटों को क्या कहा है? ये मराठों के पूर्वज हैं। चालुक्य के ये सामंत है, हमको पता है। और संस्थापक कौन था इसका? दंती दुर्ग इसका संस्थापक था, राष्ट्रकूट शासक। और इसकी राजधानी थी ना, राजधानी पहले कौन थी? मयूरखंडी थी। किसकी? राष्ट्रकूटों की। जब से इन्होंने इसको हराया ना चालुक्यों को, कौन था? कीर्तिवर्मन। उसको आगे देखते हैं हम अभी, लेकिन दंती दुर्ग की कुछ उपाधियां देख लेते हैं। देखो ये कीर्तिवर्मन को इसने हराया, किसने? दंती दुर्ग ने। और कीर्तिवर्मन को हरा के इन्होंने मान्यखेत पर अधिकार किया। और दंती दुर्ग के जो यज्ञ किया था ना, एक तो हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, वहाँ नागभट्ट प्रथम उपलब्ध था, मैंने बताया था। और तुलादान यज्ञ भी किया था। तुलादान यज्ञ वो होता है जो अपने बदन का थोड़ा सा हिस्सा काट के देना। और पृथ्वी वल्लभ इसको उपाधि दी थी किसने? विक्रमादित्य सेकंड। कौन था? ये चालुक्य था। क्यों दी थी? क्योंकि विक्रमादित्य की मदद की थी दंती दुर्ग ने अरबों को हराने में। इससे खुश होकर विक्रमादित्य सेकंड ने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दंती दुर्ग को दे दी। और दंती दुर्ग को यहीं से मौका मिल गया कि ये कुछ नहीं है राष्ट्रकूट, सॉरी राष्ट्रकूट नहीं, ये चालुक्य, इनके में कोई शक्ति नहीं है, मेरी वजह से तो जीते हैं। ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो कि हम ही इसको हरा दें और हम भी शासन कर लें। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे अपना अधिकार कर लिया। कमजोर शक्ति इनको पता, इनकी कमजोर जो भी थी ना कमजोरी, इनको पता चल गई थी। जिस तरह से गुजर प्रतिहारों को वहाँ कमजोरी पता चल गई थी, इसलिए सामंत फिर गुजर प्रतिहारों की कमजोरी वहाँ चौहानों को पता चल जाएगी, फिर वो शासन कर। एक दूसरे की कमजोरी से ही पता चलता है कि ये कैसा है, तो वो शासन तो करेगा ही। अगर आप बोलने में कमजोर हो तो आपके ऊपर सभी हावी हो जाएंगे। अगर आप थोड़े बोलने में एक्सपर्ट हो तो आपसे सब कुछ डरेंगे कि जाने दो, कहीं और दिमाग खराब ना हो जाए, है ना, इसी तरह से। तो इसलिए इसको दंती दुर्ग ने इसका मौका का फायदा उठाया। यहाँ इसको किसको हराया था इसने? कीर्तिवर्मन को हरा के अपना शासन स्थापित कर लिया। दंती दुर्ग ने एलोरा में गुफा नंबर 15 में दशावतार गुहा मंदिर बनवाया। और एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। और कृष्ण प्रथम एलोरा में कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 में बनवाया था। कैलाश मंदिर कहाँ है? दो एक और है, आपको पता हो। ये 81वां मंदिर है, एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। और एलोरा के मंदिरों का वास्तुकार कोकण था। कृष्ण प्रथम की उपाधियाँ थी शुभतुंग, अकाल वर्ष। क्या थी? शुभतुंग और अकाल वर्ष। तो ये था पूरा डिटेल से। थोड़ा सा मैं और बता दूँ यहाँ, तो थोड़ा सा वत्सराज, फिर मैं ये मंदिर बताती हूँ पूरे। तो रूल्स फर्स्ट है, उपाधि कौन सी थी इसकी? धारावर्ष, कपिल वल्लभ, कवि वल्लभ कहते हैं उसको। और निरुपम इसकी उपाधियाँ थी। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला राष्ट्रकूट शासक प्रथम, या दक्षिणी राजवंशों में ही प्रथम था। गुजर प्रतिहार वत्सराज को इसने हराया, और हरा के ये वापस आ गया था ना, तब इसने धर्मपाल ने आक्रमण कर लिया। और वापस वत्सराज ने और नागभट्ट द्वितीय ने भी आक्रमण किया। उसने राजधानी भी बनाया था कन्नौज को। अब मैं बताऊंगी जो जो मंदिर थे उसकी विशेषता क्या थी। और यहाँ मैं क्लिप लगाऊंगी, आप देख लेना, पूरी की पूरी क्लिप लगाऊंगी। तो एलोरा गुफा नंबर 15 है ना, एलोरा की जो गुफा है उसका निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। और एलोरा में जो दशावतार गुफा मंदिर है ये दंती दुर्ग ने करवाया था। यहाँ शिव मंदिर का निर्माण भी दंती दुर्ग ने करवाया था। 81वां मंदिर है, देख लेना आप, एक ही चट्टान को काटकर बनाया हुआ है। मैंने पूरी मैप और वीडियो फोटो लेके ही बनाया है। कैलाश गुहा मंदिर, ये इन्होंने दशावतार मंदिर, एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये रहा। जो मंदिर किसने बनाया था? गुप्त कालों में, पंचायत गुप्त काल में बना था। ये देवगढ़ यूपी में है। दशावतार मंदिर है जो वैष्णव मंदिर है। यहाँ जो विष्णु जी है ना, वो शेष सैया पे, नाग सैया पे विराजमान है ना, वो मंदिर है। ये गुप्त काल का है, पंचायत शैली का मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में। यहाँ दशावतार गुफा मंदिर है। गुफा, ये गुफा मंदिर है ना, आप देख लेना मैप में। और कैलाश गुहा मंदिर ये गुफा नंबर 16 में। इन गुफाओं को अच्छी तरह याद करवाऊंगी। और मैंने जो प्राचीन में गुप्त काल पढ़ाया था ना, वहाँ गुफाएं भी पढ़ाई है पूरी की पूरी मैंने। कैलाश गुफा मंदिर 16, ये कृष्ण प्रथम ने, जो राष्ट्रकूट शासक था, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था गुफा नंबर 16 में। कैलाश गुहा मंदिर अलग है। कैलाश, देखो ये कांची का कैलाश मंदिर ये अलग है। ये किसने बनवाया था? ये कांची का कैलाश मंदिर ये बनवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। नरसिंह वर्मन सेकंड कौन था? ये पल्लव शासक थे। कौन थे? पल्लव शासक। नरसिंह वर्मन सेकंड याद रखना। नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। और उसने रथ मंदिरों का एक मंदिर निर्माण भी करवाया था। और उसके बाद ये जो नरसिंह वर्मन है ना, इसने कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया। और महाबलीपुरम है ना, वहाँ सौर मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन सेकंड ने, जिसको राज सिंह भी कहा जाता है। और इसी के समय में राज सिंह शैली का भी निर्माण हुआ था। और इसके दरबार में 10 कुमार चरित्र है ना वगैरह कुछ थे। और मैं जब ये पढ़ाऊंगी ना पल्लव काल, तो वहाँ आराम से पूरा पूरा समझा दूंगी। तो इसको मुझे समझाना था और आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना था।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये धर्मपाल वाला भी पाल वंश बढ़ाना था मुझे, पाल और पहले गोपाल फिर धर्मपाल, लेकिन अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो एडिट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और पूरा वॉच कीजिए। जय हिंद, जय भारत।